तो अब तो कोई आने वाले नहीं हैं। अब जिनका छूट गया वो अपना वीडियो देखेंगे क्या। आप ही लोग के लिए रुके हुए। तो दीजिए, टॉपिक का नाम दीजिए राइबोसोम। तो देखिए हम लोग का चैप्टर चल रहा था साइटोलॉजी। और चैप्टर का हिंदी नेम क्या है? कोशिका विज्ञान। जिसमें हम लोग का अगला टॉपिक जो आ गया था साइटोलॉजी में, सेल के अंदर का पार्ट्स में, राइबोसोम। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम नाम है, इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों आपका सेम नेम है। अब देखिए यहाँ इसके नाम से ध्यान में रखिए। जैसे हम राइबोसोम में आए तो राइबो आया, तो राइबो का मतलब क्या हो गया? RNA। ठीक है, और सोम आ गया तो सोम का मतलब क्या हो गया? इसको बोला जाता है ग्रेन्यूल्स। और ग्रेन्यूल्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? कण। मतलब छोटा छोटा बिंदा होता है ना, छोटा छोटा कंकर जैसा जो होता है, टुकड़ा जैसा, जैसे बालू सब में आप देखते होंगे, तो उसी तरह से आपको ये रहता है। ठीक है, राइबोसोम जो होता है एकदम छोटा छोटा बिंदा जैसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटा छोटा एकदम आपको नज़र आएगा। जैसे आप गर्मी के टाइम में देखिए, गर्मी जब ज़्यादा होने लगती है शरीर में, आपको घमौरी हो जाता है ना, दाना दाना जो हो जाएगा, आपको खुजली होने लगता है, गर्मी में होता है ना, पसीना से हो जाता है। तो उसी तरह से आपका ये रहता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, चेयर का जो आपका पीठ रखने वाला है उसमें देखिए छोटा छोटा छेद है ना, तो वही आपका उसी तरह से आपका छोटा छोटा आपका ये कण के जैसा होता है। मतलब अगर हम बात करेंगे राइबोसोम, तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये छोटा छोटा बिंदु के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें लिख दीजिए, इसकी संरचना छोटे छोटे बिंदु के जैसी होती है। पॉइंट बाय पॉइंट एकदम लिखना है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाएगा। इसकी संरचना छोटे छोटे बिंदु के जैसी होती है। अब बात होता है कि इसका काम क्या होता है। मेन तो काम है इसका, तो ये जो आपको काम करेगा, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करेगा। मतलब सीधा सीधा अगर बात करें तो प्रोटीन बनाने का काम करता है। यानी हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का काम कौन करेगा? तो राइबोसोम। और प्रोटीन बनाने का काम करेगा, तो इसी कारण से इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम। आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। तो अगला पॉइंट लिख दीजिए, यह प्रोटीन सिंथेसिस तथा प्रोटीन मेकिंग
का कार्य करता है। इसी कारण इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। लिखिए, अभी स्टार्ट ही हुआ है, स्टार्ट कीजिए। क्या पूजा हो रहा था क्या? कैसे पता चलेगा पूजा कर रहे थे? लड्डू बांटिएगा तब ना। हाँ, क्या क्या अभिषेक, सही बात बोले कि नहीं? ये एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, शरीर में प्रोटीन जो बनाएगा आपका, यही राइबोसोम ही बनाता है। और प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है आपके मांसपेशी वगैरह सबके लिए, बहुत ज़रूरी होता है। देखते हैं जिम जाने वाला लोग क्या करता है, प्रोटीन अलग से खाता है, पाउडर उसका खरीद कर। तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी होगा वो भी गड़बड़ी, कम भी होगा वो भी गड़बड़ी। ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ठीक है, बराबर मात्रा में होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम। नहीं हो गया? ये एकदम ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किसने किया था? खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता इसका जो था, इसका नाम था पैलेड। क्या नाम था? पैलेड। यानी इसका खोज जो किया था, खोजकर्ता जो होगा, डिस्कवरर जो होगा, वो होगा पैलेड, PALADE, पैलेड। और खोज करने के बाद जो है, देखिए खोज करने का मतलब क्या हुआ कि ये उसके बारे में बताएगा, ठीक है, ये उसके बारे में बताएगा। और अगर कभी लिखा हुआ रहेगा इसको सबसे पहले देखा किसने था, तो देखने का मतलब सिर्फ देख लिया बस काम ख़त्म, उसके आगे वो कुछ भी नहीं बताया, तो वो हुआ देखना। लेकिन खोजकर्ता नाम होगा तो खोजकर्ता का मतलब हो गया वो उसको देखा और उसके बारे में सबसे पहले बताया था कि भैया ये क्या काम करता है, कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ बताएगा। तो वो कौन था? पैलेड था। और ये पैलेड इसका खोज करने के बाद इसका नाम भी दे दिया था और अपने ऊपर ही नाम रख दिया था, अपने ऊपर ही नाम रख दिया था। तो ये आपका जो राइबोसोम है, तो राइबोसोम कैसा होता है, क्या होता है? तो एक ग्रेन्यूल्स होता है, कण होता है, छोटा छोटा बिंदा के जैसा होता है। तो यही ग्रेन्यूल्स के नाम और साथ में पैलेड, यानी इस राइबोसोम का नाम, इस राइबोसोम का नाम पैलेड जो है क्या रखा था? पैलेड ग्रेन्यूल्स। बाद में इसका नाम पड़ गया क्या चीज़? राइबोसोम। यानी स्टार्टिंग में इसका नाम क्या रखा गया था? पैलेड ग्रेन्यूल्स, ठीक। लेकिन बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? राइबोसोम। तो इस बात को भी लिख लेते हैं। इन्होंने इसका नाम पैलेड ग्रेन्यूल्स रखा था। बाद में राइबोसोम कहा जाने लगा। बाद में इसका नाम क्या हो गया? राइबोसोम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में देखे थे ना, 3-3 4-4 नाम था,
तो उसी तरह से इसका भी नाम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि पैलेट ग्रैन्यूल्स के नाम से किसे जाना जाता था। ठीक है, पैलेट ग्रैन्यूल्स के नाम से किसे जाना जाता था, तो आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। और ये राइबोसोम एक ऐसा चीज़ है, जैसे हम यहाँ पहले ये बात बताइए कि जैसे हम सेल के बारे में बताए थे, तो सेल कितने टाइप का होता है, कितना टाइप का होता है, कोशिका कितने प्रकार का होता है, सब खा पी के पचा दिए। 2 टाइप का नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तब कम से कम टाइप भी तो याद रखिए। सेल आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें न्यूक्लियस अच्छा से बना हुआ नहीं रहता है, या तो होगा ही नहीं या फिर अच्छा से बना नहीं रहता है। और यूकैरियोटिक किसको कहा जाएगा, तो जिसमें न्यूक्लियस अच्छा से बना हुआ था, प्रॉपर तरीका से बना रहेगा, जैसा वो होना चाहिए वैसा होगा। ठीक है, जैसे अभी हम बोलेंगे सोनू कुमार को, तो सोनू कुमार प्रॉपर स्टूडेंट नहीं है यहाँ का, क्योंकि यहाँ का यूनिफॉर्म नहीं पहना है। क्या हम बोलेंगे ना, जैसे हम अभी गुंजन को बोल देंगे हाँ ये प्रॉपर स्टूडेंट है यहाँ का, पूरी तरह से अच्छा से जैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए वैसा पहन के आया। तो उसी तरह से प्रोकैरियोटिक में आपका जो न्यूक्लियस होता है या तो वो होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो अच्छा से बना हुआ नहीं रहता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, उसका न्यूक्लियस बहुत अच्छा से बना हुआ रहेगा, प्रॉपर जैसा होना चाहिए वैसा रहता है। तो राइबोसोम एक ऐसा कंपोनेंट है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, दोनों में होता है, दोनों में होना ही है वो। तो इसी कारण से इसको यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल कहा जाता है। यूनिवर्सल कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल को हिंदी में बोला जाता है सार्वत्रिक, मतलब जो हमेशा एकदम होना ही है। जैसे हम बोलते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब जो हमेशा एकदम सही होगा, हमेशा सही होगा, उसी को यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। यूनिवर्सल फॉल्स, जो हमेशा गलत ही होगा। यूनिवर्सल कंपोनेंट, जो हमेशा कंपोनेंट वो होगा ही, हमेशा होना ही है, उसी को कहा जाता है यूनिवर्सल कंपोनेंट। और किसी भी सेल का, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या फिर प्रोकैरियोटिक सेल हो, उस दोनों में राइबोसोम पाया ही जाता है, वो फिक्स है, होना ही है, उसके बिना कोई भी सेल नहीं होता है, उस सेल में रहता ही। समझे इस बात को। तो अगर यहाँ से कभी पूछ लिया जाए, बताइए सेल का यूनिवर्सल कंपोनेंट कौन सा होता है, राइबोसोम, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा दोनों प्रकार के कोशिका में पाया जाता है, तो राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे इसका टाइप भी आएगा राइबोसोम का। तो अगला आ जाते हैं पॉइंट, यहाँ तक लिख लिया है ना। तो अगला पॉइंट लिख दीजिए, इसे यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल कहा जाता है, अर्थात यह दोनों प्रकार की कोशिका दोनों प्रकार की कोशिका में पाया जाता है।
और दोनों प्रकार की कोशिका का मतलब समझ गए? कौन कौन सा कोशिका? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हाँ, एकदम ध्यान में रखिएगा, लिखते भी चलिए एकदम। अब देखिए, ये जो है आपका राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाएगा सेल के अंदर? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये हमारे पास क्या हो गया? सेल हो गया, ठीक। ये सेल के चारों तरफ एक लेयर हो गया, झिल्ली हो गया, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसके अंदर आपका एक न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया। केंद्रक के चारों तरफ जो होगा आपके पास एक झिल्ली होगा, मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक। अब इसके बीच में यहाँ पर बहुत सारा लिक्विड रहेगा, ठीक है, बहुत सारा लिक्विड रहता है, गाढ़ा लिक्विड रहता है, और बहुत सारा इसमें पदार्थ भी होगा, ठीक है, बहुत सारा ठोस कण भी होगा, ठीक है, बहुत सारा अलग अलग स्ट्रक्चर होगा आपका, कुछ भी हम बना दिए। तो अब बताइए, हमारे पास सेल के अंदर जितना भी चीज़ है, सेल के अंदर, ये बाहर वाला पूरा सेल हुआ, सेल के अंदर जितना भी चीज़ है, इस सब को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है उसको? प्रोटोप्लाज्म। मतलब ज़्यादा दिन हो गया क्लास, इसलिए सब भूल गए क्या? कम से कम उसको एक एक बार पढ़ भी लिया कीजिए, तब जाके याद रहेगा। नहीं पढ़िएगा याद नहीं रहेगा। और सबसे आसान तरीक़ा से हम बताते हैं ताकि आपको याद हो जाए, नहीं तो हम भी क्या करेंगे, इसको सीरियली लिखते चल जाएंगे, बस हो गया काम ख़त्म, याद होने वाला है नहीं। तो इसलिए जैसे जैसे हम बताते हैं, आपको याद रखने का तरीका भी बताते हैं। प से प्रोटोप्लाज्म, प से पूरा, यानी सेल के अंदर पूरा का पूरा चीज़ जो भी होगा उसको क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। नहीं बोलते हैं, मतलब प्रोटोप्लाज्म में ये लिक्विड भी आ जाएगा, और ये जो इसका कण है, ये जो आपका इसमें कंपोनेंट है, ये भी आ जाएगा। तो इस लिक्विड को कहा जाता था क्या चीज़? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोलते थे ना। और ये जो कण है आपके पास, ये जो कंपोनेंट से बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते थे सेल ऑर्गेनली, कोशिकांग बोलते थे ना। तो हमारे पास देखिए, और यहाँ न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड होता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर वाले को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे ना, न्यूक्लियोप्लाज्म। तब देखिए ध्यान से, जितना भी होगा टोटल का टोटल, मतलब साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनली, इस तीनों को मिला देंगे तो उसी को कहा जाता है क्या चीज़? प्रोटोप्लाज्म। उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी सब में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन दिया प्रोटोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म प्लस में सेल ऑर्गेनली प्लस में न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा ऑप्शन देगा साइटोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म, जैसे हम लिख ही देते हैं, आपको ऑप्शन देखिए दिखाते हैं। पी लिख दिए प्रोटोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस में सेल ऑर्गेनली, ठीक। दूसरा ऑप्शन साइटोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस में सेल ऑर्गेनली। तीसरा ऑप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म प्लस प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनली। और चौथा आपका ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। ये आपका ऑप्शन है। अब बोला इसमें से कौन सा सही है, तो कौन सा सही होगा? तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस में सेल ऑर्गेनली बराबर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नहीं हो गया? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए ध्यान से कि हमारे पास बात आ रहा था राइबोसोम का, कि राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है।
तो राइबोसोम जो होगा साइटोप्लाज्म में तो होगा ही। साइटोप्लाज्म मतलब क्या हुआ, सेल के अंदर जो लिक्विड हुआ उसमें तो होगा ही, और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। अब बोलिएगा सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ, तब पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे ना आप? हाँ आप जानते हैं, बोलिए। हाँ पावर हाउस होता है। क्यों बोलते हैं पावर हाउस? क्योंकि वो एनर्जी बनाता है। जितना भी आपके पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, यानी ग्लूकोज का जो है ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होगा, तो वो सब जो ब्रेक डाउन होगा और ग्लाइकोजन बनता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, और वहीं पे स्टोर भी होता है। ठीक है, और वही एनर्जी के रूप में हम लोग यूज करते हैं, हमारा शरीर यूज करता है, तो इसी कारण से उसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। कौन? तो राइबोसोम। तो अगला पॉइंट लिख दीजिए, यह साइटोप्लाज्म तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। हो गया? अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे, पहले के क्लास में ही हो चुका है, कि बैक्टीरिया में जो सेल होता है वो कौन सा सेल होता है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक होता है। और बैक्टीरिया में भी जो होगा राइबोसोम पाया जाएगा, होगा ना, क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े, देखिए लिखा हुआ भी है, इसे यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल कहते हैं। मतलब सेल किसी भी प्रकार का होगा, कोई भी सेल होगा, उसमें राइबोसोम पाया ही जाएगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, उसमें होगा ही। तब बैक्टीरिया में भी होगा, और हम लोग हैं, हम लोगों में भी होगा ना। यानी एनिमल सेल में अगर राइबोसोम होगा तो कितना होगा, और अगर बैक्टीरिया में होगा तो कितना होगा। ऐसे ये कभी उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम एक रख लेते हैं कि बाय चांस मान लीजिए कभी पूछ ही ले, तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा? छोड़ना तो है नहीं, उसको तो बनाना ही है आंसर। तो देखिए बैक्टीरिया में जो होगा ये लगभग 10,000 प्रति सेल होता है, यानी एक सेल में 10,000 होता है। देखिए हमारे शरीर में एक ठो कोशिका नहीं है, बहुत सारा कोशिका है। हाथ का, आँख का, नाक का, कान का, हड्डी का, पैर का, सबका कोशिका अलग अलग है, बहुत सारा कोशिका होता है। तो हर सेल में जब बहुत सारा सेल है तो हर सेल में आपका राइबोसोम तो होगा ही। तो एक सेल में कितना होगा, ये बात हुआ यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया के एक कोशिका में 10,000 राइबोसोम पाया जाता है। जबकि अगर हम एनिमल सेल का बात करेंगे, जंतु कोशिका का बात करेंगे, तो उसमें एक सेल में 10 मिलियन राइबोसोम होता है। 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन मतलब, हाँ, एक जितना मिलियन बोले उसको 10 लाख से गुना कर दीजिए। 5 मिलियन बोले तो 5 गुना में 10, 50 लाख हो गया वो, समझे? 10 मिलियन बोले 10 गुना में 10, 100 लाख हो गया वो, यानी 1 करोड़ हो गया वो, नहीं हो गया? तो हमारे पास यहाँ बात आ गया क्या चीज़, कि बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया में 10,000 राइबोसोम प्रति सेल होता है।
जबकि जंतु कोशिका में दस मिलियन प्रति सेल होता है। अभिषेक को वहाँ लटका दिए हैं, हाँ? अभिषेक को वहाँ लटका दिए हैं। क्या अभिषेक? इसलिए तो आप ही का नाम लिए। उतना ही पतला दुबला नहीं है। जाइगोमेटिक बोन कहाँ के हड्डी को कहा जाता है? यहाँ गाल वाला हड्डी होता है, गाल वाला हड्डी होता है। हो गया? चलिए, तो इसके आगे आ जाते हैं। अब देखिए हम लोग का आता है नेक्स्ट बात कि राइबोसोम तो पता चल गया कहाँ पाया जाएगा और कितना पाया जाएगा। अब बात आ जाता है कि सर राइबोसोम जो होता है कितना टाइप का होता है। ठीक है, तो राइबोसोम कितने प्रकार की होती है? तो राइबोसोम देखिए दो प्रकार का होता है। ठीक है, और राइबोसोम जो है आपका कितना प्रकार का है? दो प्रकार का है, दो टाइप का होता है। एक को लिखा जाता है 70S और दूसरा को लिखा जाता है 80S। 70S और 80S। तो जितना भी आपका प्रोकैरियोटिक सेल होगा, ठीक है, जितना भी आपका प्रोकैरियोटिक सेल होगा उस सब में पाया जाता है कौन सा? 70S। और जितना भी आपका यूकैरियोटिक सेल होगा उस सब में कौन सा पाया जाएगा? 80S। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 70S। और यूकैरियोटिक सेल में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 80S। ठीक, अब बात आता है कि सर यहाँ S जो लिखा हुआ है ये S है क्या चीज़? ठीक है, S है क्या चीज़? सीधा 70 और 80 रहता, S क्या चीज़ है? तो S देखिए, ये साइंटिस्ट जो इस पे एक्सपेरिमेंट किया था वो अपना नाम का पहला अक्षर लगा दिया। ठीक है, नाम का पहला अक्षर लगा दिया। साइंटिस्ट का जो नाम था वो था सीवेडबर्ग। क्या था? सीवेडबर्ग नाम था उसका, साइंटिस्ट का सीवेडबर्ग। ये आपका साइंटिस्ट है। और ये साइंटिस्ट क्या किया था? एक ट्यूब लिया, ट्यूब आप ले लीजिए, क्या चीज़? परख नली उसको बोलते हैं हिंदी में। छोटा सा आप एक्सपेरिमेंट अगर कभी किए होंगे क्लास 10 तक में तो हुआ नहीं होगा स्कूल में, पता है। एक शीशा जैसा पाइप रहता है, ठीक है, जैसे ये मार्कर है ना, बस मार्कर के जैसा ही एकदम पतला रहेगा, शीशा के जैसा, एक्सपेरिमेंट वाला में रहता है। और ये खाली रहेगा, नीचे ऐसे पूरा पैक रहता है, ठीक है, जिसको परख नली बोलते हैं। इसमें वो राइबोसोम को ले लिया और बहुत तेज़ी से इसको घुमाया था, बहुत तेज़ी से घुमाया। तो जो हल्का वाला जो राइबोसोम था वो जल्दी ऊपर आ गया। जैसे आप ऐसे सोच लीजिए कि आप चीनी मिला लीजिए पानी में, नींबू मिला दीजिए और उसके बाद चम्मच से पूरा हम मिलाते हैं। तो चम्मच से मिलाने के बाद देखिएगा कि जो आपका पानी है आराम से ऊपर आ जाएगा और चीनी का सारा दाना नीचे बैठ जाता है ना। तो उसी तरह से ये भी किया था एक्सपेरिमेंट।
तो जो हल्का वाला राइबोसोम था वो ऊपर आ गया था, और धीरे धीरे बाद में ऊपर आने लगा जो भारी वाला राइबोसोम था। तो वो एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट में ये जो आया उसको बोला जाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसको? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और उसी कोफिशिएंट को एस नाम दिया गया, और वो अपने नाम पर ही रख दिए थे। इसी कारण से आपका राइबोसोम जो दो प्रकार का होगा, एक 70S हो गया, दूसरा 80S हो गया। तो S अगर कभी कभी पूछ ले कि S बोलिए क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, किस साइंटिस्ट ने ये नाम दिया था? ये दिया था तो सीवेड बर्ग ने दिया था। उसको भी लिख देते हैं हम, उसको भी लिख देंगे। अब देखिए ये जो 70S है आपका, ये भी आपका दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होगा। और 80S जो होगा ये भी आपका दो प्रकार का होगा। ठीक है, ये भी आपका दो प्रकार का होगा। अब जो 70S है ये आपका कौन कौन सा होगा? तो इसमें रहता है आपका 50S यानी 50S और 30S। अब यहाँ ये नहीं बोलिएगा कि सर 50 और 30 तो 80 हो गया, ये मैथ तो है नहीं। क्या मैथ रहता तब ना 50 30 80 होता, ये मैथ नहीं है, इसलिए यहाँ पर यही नाम याद रखना पड़ेगा कि 70S आपका दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ। कौन कौन सा? 50 और 30 में। और आपका 80 वाला जो डिवाइड होगा वो होगा 60 और 40 में, 60S और 40S। इसको बना लीजिए। अभी अभी बताई ना, मैथ नहीं है ये। कारण कुछ नहीं, बस ऐसे नाम है, ऐसे दे दिया। नहीं वो जोड़ करने वो नाम दे दिया। हाँ नाम दे दिया, इससे उसका कोई रीजन नहीं है। रीजन रहता तो बताते आपको। दो भाग है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। जल्दी जल्दी लिखिएगा। अब देखिए जैसे 70S है तो इसमें ये दो पार्ट है। ठीक, जैसे कोई भी राइबोसोम हम बनाते हैं, देखिए जैसे से मान लीजिए 70S का ही बनाए तो ये आपका एक पार्ट होगा, एक आपका ये होगा, ऐसे करके ये दो पार्ट में बटा हुआ रहता है। ठीक है, ये मान लेते हैं 70S का है तो ये दो पार्ट में इस तरह से बटा हुआ रहेगा। और ये जो जुड़ा हुआ रहता है आपस में, ये जो जुड़ा हुआ रहेगा तो ये किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो RNA से जुड़ा रहता है। किससे? RNA से। अब RNA हमारे पास यहाँ जो होता है तीन कैटेगरी का होता है। RNA जो है तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? हाँ, एक है mRNA, दूसरा rRNA और तीसरा tRNA। ठीक है, ये तीन कैटेगरी का होता है। तो ये जो mRNA होगा, ये जो RNA होगा, ये कौन सा RNA होता है? mRNA होता है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है यहाँ पर कि राइबोसोम का, कोई भी राइबोसोम लीजिए, चाहे 70S लीजिए या 80S लीजिए, तो इसका ये बड़ा वाला भाग और छोटा वाला भाग किस RNA से जुड़ा हुआ रहता है? तो mRNA से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ रहता है। ये छोटा वाला पार्ट हो गया और ये बड़ा वाला पार्ट हो गया, ये इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये आगे अभी आपको हम बताएंगे। तो आगे पहले इसके बारे में हम लिख लेते हैं, इसमें जो आपको लिखा है बताएं। लिख दीजिए S और डैश देकर लिख देना है इसको, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट।
यह स्वीडबर्ग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? स्वीडबर्ग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। उसके आगे लिख देते हैं राइबोसोम दो सब यूनिट में बटा होता है। जो mRNA से जुड़ा रहता है। और यहाँ पर फिगर बना देंगे। mRNA लिख लीजिए इसको जल्दी। हो गया? अब लास्ट पॉइंट इसका आता है कि देखिए, जब बहुत सारा राइबोसोम आपस में मिलेगा, बहुत सारा राइबोसोम आपस में जुड़ जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है? पॉलीसोम। उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसोम कहा जाता है। और यही पॉलीसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस का इकाई कहलाता है, यूनिट। यानी क्वेश्चन यहाँ बनता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का यूनिट क्या होती है, प्रोटीन बनाने का जो होगा यूनिट जो होगा वो क्या होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसोम कहा जाएगा। तो ये लास्ट लाइन लिख लीजिए। लिखिए, बहुत सारे राइबोसोम आपस में जुड़कर पॉलीसोम बनाते हैं। इसी पॉलीसोम को प्रोटीन सिंथेसिस की इकाई कही जाती है। इकाई कही जाती है। तो यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या कहलाएगा? पॉलीसोम। यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या कहलाएगा? पॉलीसोम।
हो गया। तो ये हम लोग का राइबोसोम हो गया कंप्लीट। अब आ जाता है कौन सा, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला लिखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतः प्रद्रवी जालिका। नाम से ही देखिए आपको बहुत चीज़ पता चल गया। जालिका मतलब क्या हो गया, जाल हो गया, क्या हो गया। अंतः मतलब क्या हुआ, अंदर हो गया। और कहाँ पे, तो अंतः में, अंतः इंग्लिश में आइए, अंतः था अंदर हो गया प्लाज्मिक। प्लाज्मिक मतलब क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी जो आपका सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन के अंदर में एक जाल टाइप का होता है, ठीक है, जाल के जैसा रहेगा। वो नॉर्मली इस तरह से बना हुआ रहता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जाल के जैसा रहता है। तो इसी को कहा जाता है क्या चीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं ER। इसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, ER। इतना बड़ा नाम ना लेकर के सीधा E हो गया, R हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, तो ये सेल के अंदर एक नेटवर्क होता है, ठीक है, एक जाल होता है। कहाँ पे होता है, सेल के अंदर होता है। अब ये जो होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहाँ से स्टार्ट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, जैसे आपको हम फिगर बना देते हैं, देखिए ये हो गया आपका सेल, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये इसके चारों तरफ, सेल के चारों तरफ हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया न्यूक्लियर के चारों तरफ आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में होगा, ठीक है, इसी बीच में होगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके रहता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके रहेगा। ये आपका जाल के जैसा नहीं लग रहा है, जाल के जैसा है एकदम। तो यही आपको कहलाता है क्या चीज़, ER कहलाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। तो इसके बारे में लिखे एक एक करके। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे, यह सेल के अंदर मेम्ब्रेन का जाल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो कहाँ पाया जाता है ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाएगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
जो होगा किस टाइप के सेल में होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में होगा या यूकैरियोटिक में होगा या दोनों में होगा? अब पहले बताइए प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहा जाता है? अभी आज भी बताएं, किसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल? हाँ, और नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल का ही बताइए, हम पूरा 2 बात उसमें बताएं। हाँ, या तो बनेगा ही नहीं या अच्छा से नहीं होगा। अब सोचिए, जब बनेगा ही नहीं तो क्या उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा? और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा ही नहीं तो अभी हम ER के बारे में पढ़ रहे हैं कि यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। तब प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, तो जब होता ही नहीं है तो क्या उसमें ER होगा? उसमें नहीं ना होगा। जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वहीं से नहीं स्टार्ट होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं तो वहाँ कैसे स्टार्ट होगा? वहाँ से तो नहीं होगा। तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल में ER होगा? किस में होगा? यूकैरियोटिक सेल में। तो हम अगला पॉइंट क्या बोलेंगे? यह सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो अगला पॉइंट लिख दीजिए ER अब लिखने का मतलब शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ER सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। It is found only in eukaryotic cell. अब उसके बाद देखें नेक्स्ट बात। अब बोलेंगे इसका खोजकर्ता कौन है? ठीक है, इसका खोज कौन किया था? तो देखिए शॉर्टकट में हम ध्यान में याद रखने का तरीका बताते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्टकट में क्या बोले? तो ऐसा साइंटिस्ट का नाम होगा जिसके लास्ट में ER होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ऐसा साइंटिस्ट का नाम होगा जिसके नाम के लास्ट में क्या होगा? ER होगा। एकदम लास्ट में होगा, पहले नहीं होगा, लास्ट में। जैसे हम मान लेते हैं कि हम लिख देंगे एक सपना, तो लास्ट में क्या हो गया? NA हो गया, क्या हो गया? हम लिख देंगे विजेंद्र, तो लास्ट में क्या हो गया? RA हो गया। तो उसी तरह से आपके पास यहाँ ऐसा साइंटिस्ट का नाम है जिसके लास्ट में क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसका शॉर्टकट ही है ER। नहीं है, याद रखने का तरीका बता रहे हैं। नहीं तो कितना साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, अपना नाम तो याद नहीं रहता अच्छा से तो साइंटिस्ट का नाम क्या याद रखेंगे? तो देखिए इसका खोजकर्ता जो था, अच्छा चलिए खोजकर्ता का नाम लिखने से पहले हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, देखिए बहुत चीज़ होता है, ऑप्शन से ही आंसर लग जाता है, उसको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। जैसे विटामिन्स का नाम होता है ना, उसका केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है। अगर विटामिन का रासायनिक नाम नहीं याद है पूरा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम ऑप्शन से आंसर लगा देंगे। ठीक है, अब कैसे? तो देखिए हम शॉर्टकट में एक बताते हैं। 4 विटामिन है, A B C D E K, इतना है ना विटामिन। अब इसका शॉर्टकट देखिए, पूरा पढ़िए, हिंदी में क्या लिखे? रथ एक ट्रॉफी, सीरियली रखिए A B C D E K, विटामिन का नाम है। विटामिन A, विटामिन B, C, D, E, K होता है ना विटामिन, और उसका हिंदी में शॉर्टकट रख लिया हम रथ एक ट्रॉफी। ठीक, अब देखिए ध्यान से, विटामिन A का नाम जो भी होगा र से स्टार्ट है, और र से देखिए दूसरा कोई विटामिन का नाम स्टार्ट नहीं है, एक ही विटामिन का नाम है जो विटामिन A का नाम है। अब हमको याद नहीं भी है फिर भी हम आंसर लगा देंगे, क्योंकि दूसरा विटामिन का नाम र से है ही नहीं, र से तो एक ही विटामिन का नाम है, और किसका है? A का। अब जैसे हम ऑप्शन आपको देते हैं, थायमीन,
एस्कॉर्बिक एसिड, उसके बाद और ले लेते हैं कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल। अब पूछेंगे विटामिन ए का नाम बताइए कौन सा? र से है, रेटिनॉल हो गया। बोलेंगे बताइए कि विटामिन डी का नाम कौन सा है? क से है, तो क से कौन हो गया? कैल्सीफेरॉल हो गया आंसर। बोलेंगे विटामिन ई का नाम क्या है? ट से है, तो इसमें न टोकोफेरॉल होता है, टेकोफेरॉल, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक एस्कॉर्बिक बोले, तो एस्कॉर्बिक किसका हो जाएगा? नहीं हो गया? तब बिना याद किए भी याद होता है कि नहीं? तो बेवकूफ़ आदमी होता है जो रट्टा मारते रहता बैठ के, समझ के कर लेगा, अपने आप याद हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे हमको जो साइंटिस्ट का नाम होगा, ऐसा नाम होगा जिसके लास्ट में क्या होगा? जिसके नाम के लास्ट में ई आर होगा। बोलिए, हम बोलेंगे ई आर का खोज अरस्तु ने किया था। तो अरस्तु का स्पेलिंग क्या था? हाँ, क्या लिखते थे? ARISTOTLE, तो LE आ रहा था। इतने होगा आंसर। आना क्या चाहिए था? ER होना चाहिए, RE नहीं होना चाहिए। ER, पहले E तब जाके R, लास्ट में R। फिर और हम बोल दिए, चलिए पैलेड, क्या ये होगा? PALADE, तो DE हो गया, ये भी नहीं होगा। हम बोल दिए लीवेनहॉक, क्या ये होगा? हम बोलेंगे पोर्टर, PORTER, क्या ये होगा? हाँ होगा, लास्ट में ER है, तो इसका खोजकर्ता कौन हो गया? PORTER। हो गया? बोले समझे? याद रहेगा? अब देखिए ध्यान से अगला बात। अब देखिए ये जो ER है, ये आपका कितना कैटेगरी का होता है? 2 तरीका का। इसको 2 तरीका में हम लोग बांटते हैं। एक को कहा जाता है रफ ER, और एक को बोलेंगे स्मूथ ER मतलब हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में अगर बात करेंगे तो स्मूथ हो गया चिकनी, ठीक, प्लेन एकदम साफ सफाई वाला। रफ हो गया खुरदरी, ठीक। जैसे हम मान लेते हैं टाइल्स वगैरह सब जो लगाते हैं, एक तो रूम में टाइल्स लगाएंगे एकदम प्लेन वाला, लेकिन बाथरूम में वैसा नहीं लगाते हैं। पता चलेगा साबुन वाबुन लगाए, नहाते समय स्लिप कर गए तो 206 हड्डी से कितना हो जाएगा? 207-8 को हो जाएगा कम से कम, नहीं हो जाएगा। तो इसलिए उस वहाँ पे जब भी बाथरूम में देखिएगा तो ऐसा टाइल्स लगा हुआ रहेगा जो आपका उस पर दाना दाना टाइप का बना हुआ रहेगा, ठीक है। वो छूइएगा ना उसको तो उस छूने से पता चलेगा थोड़ा खुरदुरा लगेगा। जैसे आप ये ले लीजिए, ये बोर्ड, इस बोर्ड को छूइए एकदम प्लेन लगेगा। लेकिन एक और सनमाइका ऐसा आता है जिसमें हल्का हल्का दाग सब रहेगा, डॉट 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 बना हुआ रहता है, तो वो हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उस पर अगर लिखेंगे ना तो जितना भी मार्कर का पॉइंट वगैरह सब उसमें फंस जाएगा। अब मिटाएंगे मिटेगा नहीं, पूरा काला काला नजर आएगा। तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ ER को 2 तरीका में बांटा गया है, एक रफ ER, दूसरा स्मूथ ER। तो रफ का बात ही आ रहा है, हम लोग उसमें क्या बोले कि अभी अभी एग्जाम्पल लिए 2 बात का। पहला टाइल्स का लिए, टाइल्स में बोले बाथरूम में जो टाइल्स यूज करते हैं उसमें दाना दाना टाइप का बना हुआ रहता है ताकि वो स्लिप ना करे, खुरदुरा टाइप का रहता है। और स्मूथ क्या हो गया? एकदम प्लेन रहेगा। यानी रफ ER जो होगा उस पर दाना दाना टाइप का बना हुआ रहेगा, एकदम दाना दाना टाइप का बना हुआ रहेगा। अब थोड़ा सा सोचिए, आज ही हम लोग क्लास में किए हैं, किसका स्ट्रक्चर दाना दाना टाइप का होता है? राइबोसोम। आज ही पढ़े, पहला लाइन तो वही पढ़े, नहीं पढ़े पहला लाइन कि राइबोसोम कैसा होता है? तो वो दाना दाना जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब रफ ER के ऊपर ही राइबोसोम होता है।
उसी पर होता है, इस पे नहीं होता है, इस पे नहीं होगा, स्मूथ पे नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि बोलिए राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन देगा रफ ईआर, स्मूथ ईआर, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा? रफ ईआर पे पाया जाएगा। और जब रफ ईआर पे राइबोसोम पाया जाएगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होगा? इस पर होगा कि इस पे होगा? जहाँ पे राइबोसोम पाया जाएगा यानी इस पर होगा, नहीं होगा। तो दो बात हम लोग का आया, पहला कि रफ ईआर पे हमारा राइबोसोम पाया जाता है, दूसरा रफ ईआर के पास ही हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। और तीसरा बात देखिए, ये आपका रफ है, ये रफ ईआर कहाँ पाया जाएगा? तो जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो होगा आपका रफ ईआर होगा, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट। और जो नीचे वाला पार्ट होगा, नीचे वाले पार्ट को हम लोग स्मूथ ईआर बोलते हैं। नॉर्मली देखिए आप इसको दूसरा तरीका का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम लोग इसका बना दे, झंडा का ही बना देते हैं, अपना तिरंगा झंडा, ठीक। तिरंगा झंडा का जो 3 रंग होता है आपका, पता है 3 रंग, ऊपर में हो गया कौन सा? केसरिया। सबसे नीचे कौन हो गया? हरा। बीच में क्या हो गया? सफ़ेद। और इसमें एक बीच में चक्र भी बना हुआ रहता है ना। और चक्र में क्या होता है? तीली बना हुआ रहता है इसे करके, कितना? बना दिए। अब बताइए आपको बाहर वाला पार्ट जो है, इसको मिला रहे हैं इससे हम, ये आपका देखिए पूरा चक्र हो गया ना, ये चक्र झंडा से हम यूज कर रहे हैं। बाहर वाला पार्ट जो है, बाहर वाला पार्ट में आपको कैसा लग रहा है? खाली खाली जगह लग रहा है। अब बीच वाला जो यहाँ पर जो आ रहा है, ये सेंटर के पास इतना वाला पार्ट में थोड़ा कम जगह लग रहा है, बहुत एकदम जाम लगा हुआ है वहाँ पे। तो ये इसी कारण से ये हो गया आपका रफ, वहाँ पे जाम लगा हुआ है, समझ लीजिए, ठीक है। ये नहीं सोचिए अभी उस पर राइबोसोम पाया जाता है, वो सब भूल जाइए। रफ मतलब समझ लीजिए कि वो अच्छा से चलने वाला जगह नहीं है। जैसे रोड कैसा एकदम रफ है, मोहल्ला कैसा एकदम रफ है, मतलब वहाँ पे अच्छा से चलने का जगह नहीं है। तो यहाँ बीच वाला पार्ट देखिए, यहाँ जो न्यूक्लियस के पास है, यहाँ पे आपका पूरा एकदम घना जाल बना हुआ है ना, तो ये हो गया आपका रफ ईआर। और बाहर वाला पार्ट जो होगा ये हो जाएगा आपका कैसा? स्मूथ ईआर, ठीक। तो रफ ईआर कहाँ पाया जाएगा? तो सेंटर में। सेंटर मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस के पास। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास रफ ईआर पाया जाएगा। और जो आपका बाहर वाला हो गया सेल मेम्ब्रेन, वहाँ पर कौन सा पाया जाएगा? स्मूथ ईआर। समझे इस दो बात को। और अब थोड़ा सोचिए, अब इसको दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्या कीजिए, एक बांस लीजिए, बांस में इसमें से रस्सी धागा बांधिए, धागा बांध कर चारों तरफ एकदम निकाल दीजिए बहुत सारा धागा। तो चारों तरफ का धागा तो एकदम साफ रहेगा, तुरंत आप एक एक ठो धागा पकड़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ वाला पकड़ने जाइएगा, एक एक ठो प्रॉपर तरीका से पकड़ पाइएगा? नहीं पकड़ पाइएगा। मतलब बाहर वाला तो आपका एकदम हवा में ऐसे झूलता रहेगा, वो अनस्टेबल है, वो उससे अच्छा से नहीं है, वो अनस्टेबल उसको बोलते हैं, वो इधर उधर झूलता हुआ रहेगा। लेकिन जो आपका रफ ईआर वाला है वो आपका ज़्यादा स्टेबल है, उसको आप जल्दी ठीक नहीं कर सकते, जल्दी आप खोल खाल नहीं कर सकते। तो समझिए इस बात को। तो 3-4 बात हुआ, कौन कौन सा? पहली बात देखिए, रफ ईआर कहाँ पाया जाएगा? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास। स्मूथ ईआर कहाँ पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन के पास। रफ ईआर पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। स्मूथ ईआर पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है। रफ ईआर पर राइबोसोम पाया जाता है, इसी कारण यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जबकि स्मूथ ईआर पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। रफ ईआर ज़्यादा स्टेबल होता है, स्मूथ ईआर कम स्टेबल होता है। तो बोलिए समझे इस बात को? किसी को दिक्कत है इसमें? बोलिए कोई दिक्कत किसी को? तो इस बात को आप लिख देते हैं। तो लिखिए एक एक करके, यहीं पे पॉइंट बना के लिख देना। पहला, हमको तो थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा वीडियो में आप देखिएगा आपको दिखाई देगा है, दिखाई देगा नहीं।
ऊपर लिख देते हैं ER, और इसका 2 टाइप कर दिए। एक हो गया स्मूथ ER, देखिए स्मूथ ER को SER भी लिखते हैं, ठीक, और रफ ER को हम लोग RER भी लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में लिख दिया हम लोग। स्मूथ ER कहाँ पाया जाएगा? तो सेल मेम्ब्रेन के पास। सेल मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है। इसमें लिख देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है। इस पर राइबोसोम नहीं होता है। इस पर राइबोसोम पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लेस स्टेबल होता है। मोर स्टेबल होता है। और एक बात SER में एक चीज़ और लिख दीजिएगा, ये स्टेरॉइड का, ठीक है, इसमें लिख दीजिए लिपिड्स तथा स्टेरॉइड का संश्लेषण करता है। लिखिए जल्दी इसको। हो गया? क्या आया सबको समझ में? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 2-4 बार पढ़िएगा तब याद होगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। जल्दी जल्दी लिखिए। अब आएगा लाइसोसोम। आज कम से कम लाइसोसोम कर लेते हैं, 15 मिनट लगेगा, ख़त्म होने का तो 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन फिर उसको समझाने का है ना।
मिटा दें। अगला टॉपिक दे दीजिए लाइसोसोम। हिंदी में भी यही है, लाइसोसोम। तो देखिए लाइसोसोम जो है पहली बात कि ये जो पाया जाएगा किस में पाया जाएगा, तो यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, दूसरा किसी में नहीं पाया जाएगा। अब क्यों ऐसा होता है तो उसका रीजन भी देखिए, रीजन आगे आपको पता चल जाएगा। पहले ये जानते हैं कि इसका काम क्या है। तो इसका काम देखिए क्या होता है कि जितना भी बैक्टीरिया आपके शरीर में जाएगा, ठीक है, जितना भी बैक्टीरिया आपके शरीर में जाएगा उस बैक्टीरिया को ये अपने अंदर खींच लेगा और खींचने के बाद इसके अंदर जो एसिड होता है उस एसिड से उस बैक्टीरिया को मार देता है। और अगर नहीं मरा तो जैसे आप मान लीजिए कि आप लड़ाई करने कहीं गए, आपका लड़ाई हो गया, अकेले आपसे पतला दुबला आदमी रहेगा तब तो कूट दीजिएगा उसको, लेकिन देखिएगा आपसे हट्टा कट्टा है, 2-4 गो है वो लोग, तो आप तो बच नहीं पाइएगा। तुरंत पहले क्या कीजिएगा, फ़ोन किए 2-4 गो लड़का को, रुक अभी बताते तुमको, रुको, और 2-4 गो दोस्त को बुला लेंगे, तब जाके उसको मारेंगे। उसमें भी अगर नहीं मार पाएंगे क्या होगा, खुद मर जाइएगा, खुद पिटाइएगा। तो वही काम ये लाइसोसोम का है। कोई भी बैक्टीरिया वगैरह सब भी आता है, इसको अपने अंदर खींच लेगा, ठीक है। तो अपने अंदर सुनिए इधर, अपने अंदर खींचने के बाद उसको मारने का काम करेगा। अगर मार दिया तो ठीक है, नहीं मारेगा तो और ज़्यादा एसिड अपने अंदर बनाने लगेगा। इसके अंदर एसिड होता है, अम्ल होता है, और ज़्यादा बनाने लगेगा और तब जाके उसको मारने का कोशिश करेगा। और उसमें भी नहीं मरा तब जाके यह क्या करेगा, तो एक कहावत तो सुने ही होंगे, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, क्या नहीं। तो यही काम चलता है किसके ऊपर, लाइसोसोम के ऊपर। पहले तो ये बैक्टीरिया को मारने का कोशिश करेगा, नहीं मरा तब बोलेगा हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। मतलब ये खुद ब्लास्ट कर जाता है, खुद ब्लास्ट करेगा और खुद ब्लास्ट कर गया, इसी कारण से इसको एटम बम भी कहा जाता है। और खुद ब्लास्ट तो हुआ, तो ब्लास्ट जैसे होगा इसके बाहर सारा एसिड बाहर निकलेगा, उससे वो पूरा सेल भी मर जाता है। और इसी कारण से इसको लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। समझे इस बात को। तो 2 बात हो गया। तीसरा बात, ये बैक्टीरिया सबको क्या किया था, अपने अंदर खींच लिया था, यानी ये सेल को साफ करने का भी काम कर रहा था। तो इसको कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल कहा जाता है। और हम लोग कचरा वगैरह सब कहाँ क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं। तो ये सेल के अंदर जो कचरा आ गया था, जो बैक्टीरिया सब आ गया था, उसको अपने अंदर खींच लिया था, यानी ये एक तरह से डस्टबिन का भी काम कर रहा था। तो इसको डस्टबिन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो 4 बात बताए आपको, क्या क्या। पहला, एटम बम ऑफ द सेल लाइसोसोम, सेल का स्कैवेंजर्स या सफाई कर्मी लाइसोसोम, बोलेंगे ना। उसके बाद डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम, नहीं हुआ। फिर उसके बाद सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम हुआ। और इसका कहावत क्या बताए, देखिए बताने का मेरा रीजन होता है, हम ऐसे नहीं कुछ बताते हैं, हम ऐसे बहुत कम ही बात करते हैं, ज़्यादा बात करने का आदत हमको नहीं है। हमको जब भी देखेगा हम चुपचाप अपना शांति, 24 घंटा हो जाएगा ना हम चुपचाप रहेंगे, कोई नहीं बोलने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जाते थे यहाँ से अमृतसर जाते थे ना, तो रात में 12 बजे ट्रेन पकड़े, दूसरा ने तीसरा दिन पहुँचते थे। आई 3 दिन में हम किसी से कोई बात नहीं करते थे, ठीक है। खाली एक तो चाय पीते थे, चाय वाला भी आया तो ऐसे रोके पैसा दिए वो चाय दिया, उसको बोलते भी नहीं थे अपने आप ट्रेन में। तो बोलने का हमको ज़्यादा आदत नहीं, हम बोलते हैं किसी रीजन से कोई भी चीज़ बोलते हैं। बोलिए हम इसका कहावत क्या सुनाए। हाँ,
इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ तो राज जरूर होगा। अब क्या राज है? तो इसका खोजकर्ता का नाम है। हाँ बोलिए, क्या लिखे ये क्या लिखे? ये भी वही बात है ना? तो यही तो नाम है उसका। खाली ये लगा दीजिए, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। 2 आदमी ना डूब रहा है तो 2 गो आ गया, डी डूबे। तो बोलेगा इसका खोजकर्ता कौन है? नहीं, याद रखना कोई झंझट है? तो ऐसे करके सीखना पड़ता है। कहाँ से हम कैसे याद रखेंगे? नहीं सीखेगा तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा। इतना इतना साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, समझे इस बात को? तब बोलिए, इसमें बस इतना ही ख़त्म है लाइसोसोम, और कोई काम नहीं इसका। अब बात एक तो और आ जाता है कि लाइसोसोम कहाँ पाया जाएगा। तो हम लोग देखिए सब चीज़ जानते हैं, बस होता क्या है कि जाना हुआ सब बात है, पढ़ने के सेंस में जब आता है तो हम लोग भूल जाते हैं। जैसे हम लोग का इसका काम क्या था, आप बताइए काम क्या था? बोलिए क्या काम था? नॉर्मल काम बोलिए, उतना नहीं बोलना है, सीधा बैक्टीरिया सबको मारना। हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया सब आएगा उसको मारेगा, यही ना काम है? यही ना काम है? अब इसके बाद बताइए, जब ये बैक्टीरिया को मार रहा है तो हम जो इतना अच्छा सुरक्षित हैं, बाज़ार का खाना खा लेते, कुछ भी खा लेते हैं, चाउमीन बर्गर कुछ भी खा रहे हैं, सब चीज़ खा रहे हैं, उस सब से बैक्टीरिया जाता होगा, उस सब से हमको बचाता होगा, तब ना सुरक्षित हैं। तो हमारा ये जो सुरक्षित रहना मतलब मौसम चेंज हो रहा, तबीयत ख़राब नहीं हुआ, यानी कोई भी बैक्टीरिया सब शरीर में जा रहा है उसको मार देता होगा। तो ये हमारा शरीर किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे शरीर में, इसका नाम छोड़ दीजिए, अभी इसका नाम छोड़ दीजिए, हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह सब जाता है तो उसको मारता कौन है? नॉर्मली बोलिए, इसको छोड़ के बताइए कौन मारता है? इम्यून सिस्टम का नाम सुने हैं? इम्यून सिस्टम क्या होता है? बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का पावर। अगर कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, उससे लड़ने का पावर हमको मिलता है, ठीक है। और ये इम्यून सिस्टम जो होता है हम लोग का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लिम्फोसाइट पे। लिम्फोसाइट कहाँ होता है? WBC में नहीं होता है? WBC में। WBC क्या हुआ? वाइट ब्लड सेल। कहाँ पाया जाएगा? नाम में ये वाइट ब्लड कहाँ पाया जाएगा? ब्लड में पाया जाएगा। इसका मतलब WBC का जो वो काम हो रहा होगा, एक तरह से वही काम ये भी कर रहा होगा, नहीं कर रहा है? यही काम सेम टू सेम वही ना काम कर रहा है। ये भी बैक्टीरिया को मार रहा है, WBC सब भी वही काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा लाइसोसोम है वो ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाता होगा। अब ब्लड में भी कहाँ? WBC में पाया जाता होगा, तभी ना वो बैक्टीरिया को मारता होगा, नहीं मारता होगा। तो हमारे पास यहाँ बात क्या आ गया कि अगर पूछा जाए लाइसोसोम हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा किस कोशिका में पाई जाती है? WBC में पाई जाती है। उससे थोड़ा बहुत कम होगा तो किस में? तो वो लीवर की कोशिका में होता है। लीवर की कोशिका को कहा जाता है कूफर सेल। कूफर सेल, कभी भी कूफर वर्ड आएगा समझिएगा वो लीवर से संबंधित है। और लीवर देखिए इतना अच्छा होता है, बिना उसका शरीर आपका ख़त्म है। लीवर में सबसे ज़्यादा पावर होता है रीजेनरेशन का, मतलब फिर से बनने का पावर। अगर आप अपना लीवर का 70% भी किसी को दे दीजिएगा काट करके, तो आपका लीवर जल्दी से बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पावर होता है रीजेनरेशन का, मतलब फिर से वो बनने का पावर किस में होता है? लीवर में। लेकिन सबसे कम पावर किस में होता है? ब्रेन में। ब्रेन का सेल जल्दी नहीं बन पाता है। हाँ, लेकिन ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए, बिना ब्लड ग्रुप मिले नहीं दे पाइएगा। एक हमारे शरीर में आँख ही ऐसा पार्ट है, और आँख का भी रेटिना, क्योंकि जब भी हम लोग रेटिना है ना, हम लोग दान क्या चीज़ करते हैं? कॉर्निया की रेटिना, कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया से जो भी हम कंफ्यूज है, भुला गए, ठीक है। तो इसमें ब्लड नहीं होता है, ये किसी का भी किसी में भी दे सकते हैं,
ठीक है, उसमें ब्लड नहीं होता है। हम अपना कॉर्निया, मेरा बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव रहे कि ए निगेटिव रहे, कोई भी ब्लड रहे उसको दे सकते हैं, लेकिन लीवर बाकी अंग जो होगा वो नहीं दे सकते। ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए तभी हम दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो समझे इस बात को। तो इसमें बता दिए सारा बात, अब सबको सिर्फ लिखना है। तो लिखिए एक एक करके। पहला बात लिखिए, यह सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यह सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज डी डूवे ने किया। इसका अन्य नाम सुसाइडल बैग डिस्पोजल बैग सुसाइडल बैग डिस्पोजल बैग स्कैवेंजर्स ऑफ सेल। कोशिका का सफाई कर्मी। उसके बाद एटम बॉम्ब ऑफ सेल। और एक ऐसे करके बना देते हैं इसे। इसके अंदर आपका ये हो गया, ये हो गया आपका लाइसोसोम। और इसके अंदर ये जो लिक्विड है इसको बोलेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और इसका जो होगा आपका pH वैल्यू वो होता है 4 से 5, मतलब एसिडिक होगा। एसिडिक मतलब क्या होगा? अम्लीय हुआ। और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी लिख देते हैं। यह WBC कूफर सेल कहाँ होता है? लीवर में, स्प्लीन, पैनक्रियाज, इत्यादि में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा WBC में, फिर कूपर सेल में होता है। ठीक है, तो इसका इतना ही रन देते हैं आज क्या। और उसके बाद कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा? तो प्लास्टिड्स करेंगे। प्लास्टिड्स हो गया, माइक्रोबडीज हो गया, वैक्यूल्स हो गया, फिर प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस हो गया। इतना कर लेंगे काम हो जाएगा।
ऐसे डिफरेंस हम लोग का ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देंगे ताकि फ्यूचर में आपका काम आएगा। ठीक है।